नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं, ज़्यादा चर्चाएं होने लगी हैं और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको वक्त रहते अलर्ट कर पाएं, सतर्क कर पाएं ताकि हमें दोबारा कोरोना की मार झेलना ना पड़े। और कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अमेरिका, ब्रिटेन सहित सारी दुनिया की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। और इस बीच नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अगर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर लेंगे तो इसे टाला जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने इसे टाला है कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तीसरी लहर को टालना चाहते हैं तो आपको कोरोना प्रोटोकॉल, यानी जो पहले आपको बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और प्रॉपर हाथ धोना, इन तमाम चीज़ों का आपको पालन करना होगा, तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। आपको अभी ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी और आप इसको नज़रअंदाज भी करना चाह रहे होंगे, लेकिन आप नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए पुख्ता प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। जी हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अब से गहराने लगे हैं और सरकार ने अब डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया है। मतलब ये चिंता वाला वेरिएंट है, इसको सरकार ने मान लिया है। तो जब सरकार ने मान लिया है तो हमें आपको अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर की तबाही से हम सब अवगत हैं। तो हम में से कोई नहीं चाहेगा कि फिर से हमें वही दिन देखना पड़े। इस पर डिटेल में हम बातचीत करेंगे, कैसे हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या देश एक बार फिर कोरोना की एक और लहर झेलने के मुहाने पर खड़ा है? क्या दूसरी के बाद तीसरी लहर जल्द आने वाली है? क्या कोरोना का डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में फिर से मौत और दहशत का नंगा नाच खेलेंगे? क्या सितंबर अक्टूबर में फिर से वही सब कुछ दोहराया जाएगा जो देश मार्च और अप्रैल के महीने में झेल चुका है? दिल में सिहरन और दिमाग में खौफ भर देने वाले ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना के डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिलना शुरू हो गए हैं। सरकार के मुताबिक देश के 3 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें हर बार की तरह महाराष्ट्र इस बार भी सबसे आगे खड़ा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव को मिलाकर ही 16 मामले हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक रत्नागिरी में 9 और जलगांव में 7 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुंबई में 2, पालघर और ठाणे में एक मामला सामने आया है, जबकि केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कुछ मामले सामने आए हैं। आगे के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन 3 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोरोना के इस वेरिएंट के प्रसार को रोकने समेत कई कदम उठाने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट टू एड्रेस दिस इशू which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। इधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है अगर लोग बिना वजह सड़कों पर न निकलें, घर से बाहर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, घर के बाहर मास्क हमेशा पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगवाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए खतरा है, बल्कि डेल्टा की मार अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 80 देश झेल रहे हैं। ब्रिटेन में तो अब डेल्टा वेरिएंट के ही ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अमेरिका में संक्रमण के 20% से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉकी भी डेल्टा वेरिएंट को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते पहले डेल्टा वेरिएंट के मामले 10% के करीब थे, यानी सिर्फ 2 हफ्ते में अमेरिका में मामले 2 गुना से भी ज्यादा हो गए।
डॉक्टर फॉकी के मुताबिक अमेरिकी सरकार को जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगाने पर काम करना चाहिए। कहने को तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर वी के पॉल की बातें भी सही और तर्कसंगत लगती हैं और सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय की भी, लेकिन इन दोनों की बातों में छिपा शब्द अगर अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि सड़कों पर खुलेआम कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चेहरे पर मास्क है लेकिन हमेशा की तरह अपनी जगह पर नहीं, और वैक्सीनेशन की रफ्तार भले ही 21 जून से बढ़ी हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं इस 2 महीने में देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, हमारे साथ हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरुण के चोपड़ा और साथ ही आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी आपसे करना चाहूँगा सर, क्योंकि जब ये दूसरी लहर की रफ्तार कम होनी शुरू हुई तो लोगों में थोड़ी राहत की उम्मीद जगी थी कि अब कोरोना से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अब लोग पूरी तरह से राहत ले भी नहीं पाए हैं कि तीसरी लहर की बात होने लगी है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात होने लगी है। आप बताएं सर, आपका अपना असेसमेंट थर्ड वेव को लेकर क्या है? अभी तक के हालात को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि थर्ड वेव, तीसरी लहर कोरोना की जल्द आ सकती है या इसको हम लोग टाल सकते हैं? सबसे पहली बात है कि अभी हम महामारी के बीच में हैं, तो इस बात का बहुत कम मायने है कि वो दूसरी लहर खत्म हो गई या तीसरी लहर कब शुरू हो रही है। हमें याद रखना होगा कि देश में अभी भी वायरस सर्कुलेट कर रहा है। बस अंतर इतना है कि कुछ जगहों पर उसका प्रसार थोड़ा कम है, लेकिन बाकी जगह अभी भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश में अभी भी 40 से 50 हज़ार नए मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, अर्थात वायरस हमारे बीच है। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से सरकार को और लोगों को चिंतित होने की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो पहले से ही था, हम जानते हैं कि इसी की वजह से सेकेंड वेव हुई थी। अब उसमें एक नया म्यूटेशन मिला है जिससे डेल्टा प्लस कह रहे हैं। तो हमें याद रखना होगा कि जब तक वायरस सर्कुलेट हो रहा है तब तक उसमें म्यूटेशन की संभावना है और उसकी वजह से बीमारी तेजी से फैल सकती है, हो सकता है तीसरी लहर को प्रभावित करे। लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि डेल्टा प्लस की वजह से अतिरिक्त और बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अंत में डेल्टा और डेल्टा प्लस लगभग एक समान है। उनमें एक मामूली बदलाव आया है और अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता है कि जो नया म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। लगभग दोनों में बराबर बातें, एक्सेप्ट डेल्टा प्लस में जो ट्रीटमेंट है मोनोक्लोनल कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी थेरेपी, वो थोड़ी कम प्रभावकारी होती है। उसके अलावा चाहे वो संक्रमण हो, चाहे इम्यून एस्केप हो या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, लगभग सिमिलर है। एक अच्छी बात यह है जो हम नागरिक को याद रखनी होगी कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, उससे बचाव के तरीके वही पुराने हैं। हाथ धोना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है और फेस मास्क लगा के रखना है। साथ में जो वैक्सीन आई है, अगर हम वैक्सीन जो लोग इसके लिए लाभार्थी हैं, जो उसके लिए एलिजिबल है, अगर वो जल्दी से जल्दी जाकर कम से कम पहला वैक्सीन का डोज लगवाएंगे तो हम आने वाली तीसरी लहर को दूर कर सकते हैं और थोड़ा डिले कर सकते हैं। अंत में कहूँगा कि तीसरी लहर एक यथार्थ है कि वो जरूर आएगी अगर वायरस सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन अगर हम अच्छा व्यवहार करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, वैक्सीनेशन करवाएं और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते रहें, जिससे हम देखें कि वो वायरस किस तरह से फैल रहा है, तो उसको डिले किया जा सकता है, उसके जो प्रभाव है इसको कम किया जा सकता है। ठीक बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ठीक तरीके से अभी सारी बातों का ख्याल रखा गया तो हम इसको थोड़ा टाल सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी संभावना बिल्कुल है क्योंकि अभी भी वायरस हमारे बीच में है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वायरस तो 4 लाख के ऊपर संक्रमण के आंकड़े आ रहे थे रोज के, अब तो वो घट के 50,000 के नीचे आ गए तो वायरस चला गया। चला नहीं गया है, वो हमारे बीच में है, उसकी संख्या भले ही थोड़ी कम हुई है। लेकिन अब मैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं सर, आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसमें यह कहा गया कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक बन सकता है। ये किस आधार पर किया गया है ये अध्ययन, इसको जरा डिटेल में बताएं और इसके पीछे क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्या प्रमाण है सर?
एक्चुअली वो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। वो स्टडी जो करी है, जो जिसके बारे में कल थोड़ा प्रचार भी हुआ था, ये हमारे ग्रुप द्वारा नहीं की गई है। एक दूसरा ग्रुप है IIT कानपुर में जिन्होंने ये किया है। और एक महत्वपूर्ण बात का उन्होंने ध्यान नहीं रखा है स्टडी में कि जो वैक्सीनेशन है वो क्या प्रभाव ला रहा है, उसकी वजह से क्या लोगों में लहर में अंतर आएगा, इसको उन्होंने अभी फैक्टर इन नहीं किया है। तो शायद उतना एक्यूरेसी नहीं होगी उनके अभी के प्रेडिक्शन में। इसमें इन जनरल हमारा जो मॉडल है, सूत्रा मॉडल, उसमें अभी हमारी स्टडी चल रही है जिसमें हम वैक्सीनेशन की भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो शायद 1-2 हफ्ते में हम अपना पूरा कर लेंगे एनालिसिस, तब तीसरी लहर के बारे में हम बता पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डॉक्टर लहरिया ने कही, वो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लहर है या नहीं है, ये आम नागरिक को शायद उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। ये सरकारों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि कब लहर कहाँ पे है, कितने उनको रिसोर्सेज लगाने होंगे। एक आम नागरिक जो कि अभी तक जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसको इन्फेक्शन होने का खतरा हर समय बना हुआ है। तो ये उनके अपने ऊपर है कितने अपने वो ध्यान रखें, मास्क पहन के सफाई रख के, जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो संभावना हमेशा बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनमें तो संक्रमण का खतरा है ही। तो मतलब आप बिल्कुल ये निश्चिंत ना हो जाएं कि नहीं अब तो कोरोना निकल गया है तो आपको भी नहीं छुएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी संभावना बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वेरिएंट को लेकर, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ये बात कही जा रही है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि दूसरी लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार माना जा रहा था और उसका एक और म्यूटेशन आ गया है सामने। तो इसलिए लोगों की चिंताएं थोड़ी ज्यादा हैं इसको लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत जगहों पर यह कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि ये वैक्सीन के ऊपर प्रभावी, वैक्सीन इसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। अगर आपकी हार्ड इम्यूनिटी है तो उसको भी हरा सकता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, और अगर आप कोरोना से संक्रमित होकर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है तो उसको भी हरा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये अभी स्पेकुलेशन के लेवल पे हैं चीजें ज्यादा, क्योंकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के इतने ज्यादा केस हुए नहीं। जैसे डॉक्टर लहरिया बता रहे थे कि अभी उसके बारे में हमें बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तो कुछ ही केस रिपोर्ट हुए हैं 3 स्टेट्स में से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में से। तो अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो ये कहना तो अभी ठीक नहीं होगा कि इसके ऊपर और किसी दवाई का या वैक्सीन का असर नहीं होगा। ये जरूर हमें मालूम पड़ गया है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉम्बिनेशंस दिए जाते थे वो इसके अगेंस्ट शायद कम इफेक्टिव हैं। मगर वैक्सीन की एफिकेसी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तो देखिए रिलेटिवली अच्छी प्रूव हो गई है। हालांकि ये माना जा रहा था कि अल्फा वेरिएंट जो कि यूके वेरिएंट था उससे कम प्रोटेक्शन है डेल्टा के अगेंस्ट, लेकिन अब जो रिसेंट स्टडी इसी हफ्ते आई है यूके में, उसमें ये डेटा पता चला है कि इवन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन, जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके साथ 1 डोज के बाद अराउंड 72% और 2 डोज के बाद अराउंड 92% प्रोटेक्शन है हॉस्पिटलाइजेशन से। सो दैट मीन्स इन्फेक्शन हो सकती है, मगर वो ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन होगी। सीवियर इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट के चांसेस काफी कम है। तो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन अच्छी है वैक्सीन के साथ। ये जो डेल्टा प्लस है, इसमें क्योंकि माइनर चेंजेस हैं कंपेयर्ड टू डेल्टा वेरिएंट, अभी एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि आपको वैक्सीन लगानी है। मतलब आपकी अगर बारी आती है, वैक्सीन तो लगानी है, तो आपकी बारी जब आए तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब चंद्रकांत लहरिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि एक बात जरा आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं कि अगर अभी जैसे 45,000 के आसपास जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, सैंपलिंग हुई है, और उसमें से करीब 27 मामले अभी पाए गए हैं, 27 से 30 के बीच में। तो
अगर सर यही रेशियो रहा, अभी चूंकि बहुत कम मामले दिखे हैं जो डिटेक्ट हुए हैं नए वेरिएंट के, तो अगर मान लीजिए अगले 2 महीने तक यही सिचुएशन रहे, इसी रेशियो में ये नंबर आए, तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि हाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट को हमने हरा दिया है, या ये हमें ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कब तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें तीसरी लहर में नहीं धकेल रहा है या धकेल रहा है? देखिए, जो हम तीनों बाकी दोनों विशेषज्ञों ने भी बात की कि हमारी मुख्य चिंता है कि वायरस हमारे आसपास है और हमें वायरस से लड़ना है, चाहे अब उसका कोई भी वेरिएंट हो। और हम जानते हैं कि अगर वायरस सर्कुलेट हो रहा है तो वेरिएंट्स भी आते रहेंगे। जहां तक डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात है, तो मैं कहूंगा कि उन दोनों वेरिएंट में फिलहाल ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है। अगर वो सच में ही नए वेरिएंट होते तो उनको एक नया नाम दिया जाता, जैसा कि एक प्रक्रिया चली आई है। तो डेल्टा और डेल्टा प्लस एक माइनर वेरिएशन है उसकी वजह से। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, उसका जवाब यह है कि हम जानते हैं कि देश की सरकार ने तय किया है कि देश में करीब जितने भी पॉजिटिव केसेज आते हैं, आरटीपीसीआर पॉजिटिव या किसी भी तरीके से पॉजिटिव केसेज आते हैं, उनमें से करीब 5% का जीनोमिक सीक्वेंसिंग होना चाहिए। फिलहाल वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग काफी कम है, तो मेरी राय में अच्छा होगा कि सरकार उस जीनोमिक सीक्वेंसिंग के सैंपल हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाए, तो जिससे हमें पता रहेगा कि कौन सा वेरिएंट फैल रहा है। हो सकता है नए वेरिएंट आ रहे हैं उनके बारे में भी पता चल रहे, तो सरकार उस हिसाब से उनकी प्रक्रियाएं शुरू कर सकती है। साथ में यह काफी नहीं है कि हम सिर्फ जीनोमिक जो सीक्वेंस करके वेरिएंट को जान लें, साथ में जरूरत इस बात की है कि जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनकी क्लिनिकल लिंकेज स्टडीज की जाए कि उन पर वैक्सीन कैसे काम कर रही है, वो क्लिनिकली क्या आउटकम दे रहे हैं, क्या वो गंभीर बीमारी करते हैं, तो उस तरह की स्टडीज को भी लिंक करने की जरूरत है। तो जब इस तरह की जानकारी उपलब्ध होगी तो सरकार और लोग, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर उससे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रह सकते हैं। अंत में कहूंगा कि इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा प्लस के कितने केसेज आ गए, फिलहाल वो संख्या कम है। अंत में वो वायरस सर्कुलेट हो रहा है, जितने सैंपल लेंगे उस हिसाब से उसमें संख्या बढ़ती जाएगी। तो एब्सोल्यूट नंबर से मुझे इतनी चिंता नहीं है। मेरी नजर में महत्वपूर्ण होगा सरकारें यह जानने की कोशिश करें कि क्या बदलाव आ रहे हैं समय के साथ और उनके क्लिनिकल स्टडीज क्या हैं, उस आधार पर रणनीति बनाने की जरूरत है। अच्छा, तो आपको लगता है सर, आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, अभी तो 45,000 के आसपास ही हुई है, ये तो होनी चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या उसमें भी बहुत डिले हो रहा है क्या? क्योंकि मुंबई के मामले को देखें तो मुंबई में 2 डेल्टा के केस अप्रैल में मिले थे, ट्रीटमेंट भी हुआ, लेकिन वो रिजल्ट इसका अभी लास्ट वीक में आया है। तो क्या ये प्रोसेस भी मतलब नेचुरली बहुत लंबा होता है या इसको कम किया जा सकता है सर लहरिया जी? देखिए, मुझे इसके बारे में सिर्फ ये कहना है कि हमें वो संख्या बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल देश में जहां तक मेरी जानकारी है करीब 10 लेबोरेटरी में यह हो रहा है, कुछ अतिरिक्त लेबोरेटरी इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो सैंपल्स को एक पर्टिकुलर प्रक्रिया में जब पर्याप्त सैंपल्स हो जाते हैं तब रन किया जाता है, तो एक प्रक्रिया में समय लगता है। ओके, महत्वपूर्ण है कि उस प्रक्रिया को विस्तार किया जाए, हर राज्य में एक कम से कम लेबोरेटरी स्थापित की जाए, अधिक से अधिक सैंपल लिए जाएं। तो एक सैंपल में या एक समय में क्या निकला है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके बजाय समय के अनुसार क्या बदलाव आ रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस प्रक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है। राइट। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल जी, आपने कहा कि आपकी स्टडी अभी चल रही है और अगले कुछ दिनों में फाइनल रिपोर्ट आएगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अब तक के फाइंडिंग के आधार पर क्या कुछ संकेत आपको तीसरी लहर को लेकर मिले हैं? देखिए, इसमें जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी जो वैक्सीन है वो काफ़ी प्रभावित है। तो यदि इसी प्रकार से आगे भी रहता है और जो हम वैक्सीनेशन की जो रफ्तार अभी हमने पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में, इसको हम कायम रखते हैं और जैसे अंदाज है कि जुलाई अगस्त के महीनों में और भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, तो यदि ये सब चीज़ें होती हैं अपनी जिस प्रकार से हम लोग आशा कर रहे हैं, तब तीसरी लहर का मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव करने वाली होगी, क्योंकि जितने अच्छे से हम वैक्सीनेशन करा पाएंगे अपने लोगों का, उतना कम प्रभाव फिर तीसरी लहर का होगा, क्योंकि फिर संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या ही कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, एक तो वैक्सीन उपलब्ध होनी तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ
कई लोगों में के मन में एक थोड़ी हिचक सी है कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। जो उसको भी जब भी अवसर मिले वैक्सीन जरूर कराएं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आपने बहुत सही बात कही कि वैक्सीन लेने को लेकर आपके मन में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपकी बारी आए तुरंत आप वैक्सीनेट हो जाएं, और यही सबसे बड़ा हथियार है तीसरी लहर को रोकने के लिए। बार बार मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब कोई विकल्प बचा नहीं है। हमने 2 दौर कोरोना का हमने देखा है, और हमने देख लिया कि किस तरह से तबाही मस्ती है। और ये सिर्फ जान का नुकसान नहीं होता है, आप समझिए कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा है। तो आपकी मतलब जान को तो नुकसान है ही, और साथ साथ जो रोजगार के मौके हैं, जो बेरोजगारी है, जो रोजी रोटी का सवाल है, उसके ऊपर भी बड़ा संकट सामने खड़ा होता है। अब एक सवाल अरुण चोपड़ा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि तीसरी लहर को लेकर जहां जहां ये वेरिएंट मिले हैं डेल्टा प्लस के, वहां पर केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि आप सतर्क हो जाएं, कंटेनमेंट मेजर्स लें, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाएं। ये सब चीजें करने के अलावा क्या आपको लगता है कि वहां पर अनलॉक को लेकर थोड़ी नई गाइडलाइन होनी चाहिए कि अनलॉक थोड़ा रोक दें, देर से करें, या कुछ और स्ट्रिक्ट मेजर्स लॉकडाउन को लेकर आप सुझाव देना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए ये बड़ा क्लियर है कि ये जो चारों स्टैंडर्ड चीजें हैं, वैक्सीनेशन एक तो हो गई, उसके अलावा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, रेगुलरली अपने हाथ धोना, ये जो बेसिक चीजें हैं, और बिना जरूरत के बाहर ना जाना, और ग्रुप्स में बंद कमरे के अंदर ना बैठना ज्यादा देर, ये जो चीजें हैं देखिए ये तो बहुत जरूरी हैं। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1-1.5 साल से इतनी ज्यादा ये महामारी चल रही है, उसके कारण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। नुकसान के अलावा लोग तंग आ चुके हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें करने का अभी समय नहीं आया। जो कि दोनों मेरे साथ के पैनलिस्ट ने भी कहा है, अभी वायरस हमारे बीच में है, अभी इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है। हमको ये सारी प्रिकॉशंस हर जगह मेंटेन करनी चाहिए पूरे कंट्री में, और जिन 3 स्टेट्स में ये वेरिएंट मिले हैं उनमें और भी ज्यादा कंटिन्यू करनी चाहिए। नेशनली उनमें अनलॉक स्लो कर देना चाहिए, बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रखनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। आखिरी सवाल लहरिया जी मेरा आपसे ये होगा सर कि बिल्कुल तीसरी लहर को रोकने के लिए पब्लिक के लेवल पर जो उपाय या जो एहतियात होने चाहिए वो निश्चित तौर पर होने चाहिए। सरकारों को भी अपना काम बहुत तेजी से करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, डेल्टा प्लस को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है, इस पर आपका कमेंट क्या है सर? जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की स्टडीज अभी डेल्टा प्लस पर नहीं हुई हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा जो वेरिएंट है वो अल्फा वेरिएंट की तुलना में 50 से 70% अधिक संक्रामक है, अधिक ट्रांसमिसेबल है। साथ में डेल्टा वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी करता है, अर्थात जो व्यक्ति वैक्सीन लगवा चुका है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरी बात, इम्यून एस्केप होता है, अर्थात जिसमें पहले इन्फेक्शन हुआ था उसको भी हो सकता है। तो ये सारी क्वालिटी डेल्टा वेरिएंट की हैं। तो माना जा सकता है कि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस में भी यही सब क्वालिटीज होंगी। एडिशनल क्वालिटी जो या उसका फैक्टर है डेल्टा प्लस का, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के खिलाफ है। तो फिलहाल ऐसा कोई सोचने का कारण नहीं है कि डेल्टा में अधिक ट्रांसमिसेबल है, डेल्टा प्लस अधिक ट्रांसमिसेबल है डेल्टा वेरिएंट की तुलना में। फिलहाल डेल्टा और डेल्टा प्लस को एक जैसा मानने की जरूरत है। ठीक है। पर साथ में यह भी याद रखना है कि अंत में व्यक्तिगत समाज और लोगों की नजरिए से कुछ नहीं बदला है। उनको वही चीजों का पालन करना है, वैक्सीन लगवाना है, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश का पालन करना है। ठीक बात है जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया आपका, डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी आपका, और प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि तीसरी लहर का कितना खतरा है और तीसरी लहर को हम कैसे टाल सकते हैं।